हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरल इको फ्रेंडली सीमा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, बीए फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स मेजर पेपर जो इकोनॉमिक्स का पेपर है, उस पेपर में आपका जो एमसीक्यू पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न है और सब्जेक्टिव टाइप पैटर्न। ऑब्जेक्टिव में आपको इसमें क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें सिर्फ आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस 100 या 75 क्वेश्चन ऐसे करके आपका एग्ज़ाम होता है। और जो सब्जेक्टिव होता है उसमें रिटेन थ्योरी बेस्ड रिटेन होता है, लिखित परीक्षा होती है। तो लिखित में क्या है, आपको सेक्शन दिए होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछता है, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें आपका अगर जिसका भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है तो पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और जिसका सब्जेक्टिव है तो क्या हुआ, लेकिन आप सभी एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किस क्वेश्चन जो कौन क्वेश्चन है, कहाँ से कौन से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक। और यहाँ पर मैंने पीवाईक्यू आपको 2 साल के लगातार पीवाईक्यू मैंने 2023 और 24 दोनों के पीवाईक्यू मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में बीए फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे आपको दोनों साल के जो है पीवाईक्यू प्रोवाइड कराए गए हैं और आपको सिलेबस भी बताया गया है और इम्पॉर्टेंट नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और बाकी चैप्टर्स के करा दिए गए हैं, 1-2 चैप्टर आगे भी आपको कराया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कहाँ से किस तरीके से आ रहे हैं। 1-2 लोगों ने कमेंट किया था कि प्लीज़ जो है आप बुक के कंटेंट के एक्सरसाइज के एमसीक्यू प्रोवाइड कराइए, एग्ज़ाम है। तो एमसीक्यू वाले अपना एमसीक्यू तैयार करिए, सब्जेक्टिव वाले अपना थ्योरी। अगर आप कोई भी क्वेश्चन आंसर जो भी पढ़ रहे हो आप ग्रेजुएशन में, आप अपने एग्ज़ाम को और बेटर तरीके से पासिंग मार्क्स तो आ सकेंगे। मतलब आप पढ़कर जाइए, थोड़ा बहुत आप पढ़े हो तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा बेटर आपको करना है तो आपको क्वेश्चन जो है, टॉपिक्स जो है, आपको सिलेबस जो है उसको पढ़ना होगा। आपके पूरे सिलेबस से क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिया है और बाकी चैप्टर और बाकी यूनिट से पूछा ही नहीं है। 8 यूनिट में से पूरे आपको सिलेबस पूरा पूछता है और सिलेबस पूछता उसमें से आते हैं सभी चैप्टर्स में से एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए होते हैं। तो आपको क्या करना है कि सब्जेक्टिव वाले जो लिखित परीक्षा वाले हैं उनको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार करना है। वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हो तो उसमें आपका शॉर्ट भी और वेरी शॉर्ट तीनों आपका तैयार हो जाता है। तो MGKVP यूनिवर्सिटी का इस बार 2025 वाला जो है वो रिटन है, सब्जेक्टिव है। पहले इवेंट सेमेस्टर जो है ऑब्जेक्टिव होता था, इस बार सब्जेक्टिव हो गया है। कुछ मामला रहा होगा कुछ कारणों से, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये बताइएगा कि क्या सब्जेक्टिव हो गया है सेकेंड इवेंट सेमेस्टर, तो क्या ये अच्छा है या नहीं अच्छा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एग्ज़ाम के ऊपर, आपका एग्ज़ाम कैसा जाएगा। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वाले दोनों आप बता सकते हो, आप तैयारी कर सकते हो देखकर। और जो ये फोर्थ सेमेस्टर मनी बैंकिंग है, पब्लिक फाइनेंस है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कोर्स है। आपका सिलेबस है, आपका जो कोर्स है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके इस कोर्स से आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, अदर एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन ऐसे उठकर यहाँ से आते हैं, बनकर आते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आपको यहाँ जो भी डाउट हो आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहले मैंने कुछ वन शॉट नोट्स बना रखे हैं। वन लाइनर में तो पहला है कि पहला क्या है, भारतीय मुद्रा जो है रुपया है। भारतीय मुद्रा क्या है, रुपया है। सेकंड है, सर्वप्रथम शेरशाह सूरी को शासन काल में ढाले गए सिक्कों के लिए रुपए शब्द का प्रयोग किया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले रुपए शब्द का प्रयोग कब हुआ, तो शेरशाह सूरी के शासन काल में ढाले गए सिक्कों के लिए रुपए शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। थर्ड है, रुपया भारत
पाकिस्तान, नेपाल, मॉरिशस, सेल्स, इंडोनेशिया की मुद्रा है। तो रुपया कहाँ कहाँ का मुद्रा है? ये भारत का भी है, पाकिस्तान का भी, नेपाल का भी। पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया, नेपाल का नेपाली रुपया, मॉरिशस का मॉरिशस रुपया। तो ऐसे करके हम करेंगे, ठीक है। फोर्थ है आपका, फोर्थ पॉइंट है भारतीय मुद्रा अपरिवर्तनीय है, भारतीय मुद्रा जो है अपरिवर्तनीय है। फिफ्थ है आपका पॉइंट है रुपया 1994 से चालू खाते पर परिवर्तनीय हो गया, पूंजी खाते पर परिवर्तनीय अभी नहीं है। फिर छठा है रुपए का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य विनिमय दर तैरती विनिमय दर प्रणाली पर आधारित है। ये वन लाइनर शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। तो वन लाइनर शॉर्ट नोट्स भी आपके एमसीक्यू बन सकते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं। सेवेंथ है कि भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह डॉक्टर उदय कुमार द्वारा दिया गया। जो भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह है वह किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर उदय कुमार। तो ये आपका जीके क्वेश्चन बन सकता है, जीके क्वेश्चन भी बन सकता है और आपके एग्जाम में एमसीक्यू भी बनकर आता है। कब किया गया था? 15 जुलाई 2010 में रुपए का मार्क इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट 8th पॉइंट है भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह अंग्रेजी के आर एवं देवनागरी लिपि के र का मिश्रित रूप है, ठीक है। 9th है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मुद्रा का प्रतीक चिन्ह जारी करने वाला भारत का 5वां देश है। आगे नेक्स्ट 10th 1 रुपए के नोट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं, जिस पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। आपको बताना है कि आपका होमवर्क है कि वर्तमान समय के वित्त सचिव कौन है, या आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट आपको देखते हैं। 11 है, 11 आपको दिया है कि 2 रुपए से लेकर 2000 तक के नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है कि 2 रुपए से लेकर 200 तक के नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। कौन से नोट जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं? तो 2 रुपए से लेकर 2000 तक, तो जिस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, इन्हें बैंक नोट कहते हैं। तो अब वर्तमान में कौन आरबीआई का गवर्नर है ये आपको बताना है, ठीक है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 12th है बैंक नोट 9 मूल्य वर्ग में होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000। 2000 का जो है नोट अभी मतलब इस टाइम अभी चल नहीं रहा है इधर साइड में, लेकिन बैंकों में अभी इसकी मान्यता है, ठीक है। अभी इसको निरस्त नहीं किया गया है, अभी 2000 का नोट है, लेकिन अब मार्केट ऐसे उपभोक्ता यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखिए, यहाँ 1 रुपये नहीं दिया है। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? गवर्नमेंट जारी करती है, ठीक है। जिसपे किसका हस्ताक्षर होता है? अभी हमने इसके पीछे देखा कि किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बैंक, ये याद रखिएगा कि कितने बैंक नोट है? 9 मूल्य वर्ग में होते हैं, 2, 5, 10, 20, 50, 200, 50, 100, 500, 2000, ठीक है। 13 है आरबीआई, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक। हाँ, कहाँ पर थे? 13 पर। 13 क्या है? आरबीआई नोट जारी करने के लिए 1957 में से न्यूनतम कोष प्रणाली का प्रयोग करता है। किस प्रणाली का प्रयोग करता है? न्यूनतम कोष प्रणाली का प्रयोग करता है। कौन करता है? आरबीआई। 15 है न्यूनतम कोष प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई नोट तभी जारी कर सकता है जब उसके पास 200 करोड़ की संपत्ति हो। कितने करोड़ की? 200 करोड़ की संपत्ति हो, तभी वह जारी कर सकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें 115 करोड़ का स्वर्ण और 85 विदेशी प्रतिभूति या ऋण पत्र हो। नेक्स्ट 16 है बैंक नोटों पर कुल 15 भारतीय भाषाओं प्लस हिंदी प्लस 16 भारतीय भाषाओं प्लस अंग्रेजी, कुल 17 भाषाओं में मूल्य अंकित होते हैं। 15 भारतीय भाषाओं प्लस हिंदी, फिर उसके बाद 16 भारतीय भाषाओं प्लस अंग्रेजी, कुल 17 भाषाओं में मूल्य अंकित होते हैं। तो ये आपका ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 17 क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहते हैं। चेक डीडी पोस्टल ऑर्डर को निकट या समीपस्थ मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
इसके बाद हम चैप्टर वाइज आपको इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ 18th है, 1 रुपये के नोट सिक्के प्रमाणित या पूर्ण काय मुद्रा है क्योंकि इनका अंकित मूल्य और वास्तविक दोनों बराबर होते हैं। 1 रुपये बराबर 1 रुपये का स्वर्ण, 1 धातु बराबर धातु। ठीक है। नेक्स्ट 19 है, 1 रुपये के अतिरिक्त नोट सिक्के सांकेतिक मुद्रा के श्रेणी में आते हैं जिनका अंकित मूल्य एक वास्तविक मूल्य के बराबर नहीं होता है। नेक्स्ट 20 वाला पॉइंट देखते हैं 20। इसमें क्या दिया है कि मुद्रा के मूल्य से आशय क्या है। तो मुद्रा की क्रय शक्ति से ही मुद्रा के मूल्य का आशय होता है। तो मुद्रा की क्रय शक्ति से है, क्रय शक्ति अधिक तो मुद्रा का मूल्य अधिक, क्रय शक्ति कम तो मुद्रा का मूल्य कम होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको जो है कि मुद्रा की क्रय शक्ति से है तो क्रय शक्ति अधिक तो मुद्रा का मूल्य अधिक, क्रय शक्ति कम तो मुद्रा का मूल्य कम होगा। जैसे आपको यहाँ पर जैसे बोल दिया जाए कि आप कुछ अगर मार्केट में कुछ सामान लेने जाते हैं और वो 10,000 का कोई एक वस्तु है, उसकी कीमत 10,000 है और उसमें सिर्फ आपकी एक ही वस्तु मिल पा रही है, तो वहाँ पे मुद्रा की क्रय शक्ति जो है क्या हो जाएगी, मूल्य अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूल्य अधिक हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 21वां पॉइंट है, क्रय शक्ति बाजार कीमत से विपरीत रूप से संबंधित होती है, अर्थात बाजार कीमत अधिक तो मुद्रा की क्रय शक्ति कम होगी और मुद्रा का मूल्य घटेगा। जैसे बाजार कीमत अधिक, जैसे मैंने अभी बोला कि एक मार्केट में जा रहे हैं, कोई वस्तु आपको 1,000 की मिल रही है और लोगों को बहुत महंगा लग रहा है, तो वहाँ पे मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा मुद्रा का मूल्य, क्योंकि वहाँ पे लोग जो है क्रय शक्ति उनकी कम हो जाएगी, वह खरीदने की क्षमता उनकी कम हो जाएगी। अगर कोई एक वस्तु आपको 1,000 में मिले, जैसे आपका एग्जाम्पल, जैसे आपकी बुक, कोई एक बुक है, अब वो बुक आपको पहले क्या है वह 100 रुपये 200 रुपये में मिलती थी, अब वो 1,000 की हो गई है, तो क्या आप वहाँ पे अपना क्रय शक्ति उसे खरीद सकते हैं? तो आपको सोचेंगे ना कि इतनी महंगी मिल रही है, तो वहाँ पे मुद्रा का मूल्य भी जो है घट जाता है। इसके विपरीत बाजार कीमत कम तो क्रय शक्ति अधिक होगी और मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा। जैसे आप मान लीजिए आपको 200 में आपको 5 किताब आपको मिल जा रही है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, आपका मुद्रा का मूल्य भी बढ़ जाएगा और क्रय शक्ति भी अधिक बढ़ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो 21 है ये इंपॉर्टेंट है, 21। ठीक है। 22 देखते हैं, मुद्रा का मूल्य, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कहाँ पर थे हम लोग, हाँ 22 पर। ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, चलिए यहाँ देखते हैं 23 क्या दिया है कि भारत में मुद्रा के माप के लिए RBI 4 संकेतांक का या समुच्चय का प्रयोग करता है, M1, M2, M3 एवं M4। M1 को नगद या तरल मुद्रा कहते हैं, M4 को सबसे नगद मौद्रिक समुच्चय कहते हैं, M3 को व्यापक या विस्तृत मुद्रा कहते हैं। इसमें बैंकों की सावधि जमा भी शामिल होती है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स जो है आपको फर्स्ट चैप्टर के प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। उसके बाद इसी वीडियो में आपको जो है MCQ 500+ MCQ यहाँ दिए जाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेस्ट है। 99% आप अच्छा स्कोर कर आएंगे। ठीक है। क्वेश्चन जो 99% आप क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट कर आएंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके इनमें से 99% गारंटी है कि इनमें से आपके क्वेश्चंस ऐसे ही टॉपिक से बनकर आएंगे, तो आप पहले से ही रेडी रहिए। ठीक है। नेक्स्ट 27 है, YV रेड्डी कमेटी ने 4 नए मुद्रा संकेतांक का सुझाव RBI को दिया, M0, M1, M2, M3। YV रेड्डी कमेटी ने मुद्रा की तरलता के लिए 3 तरलता संकेतांक प्रस्तुत किए, L1, L2, L3। L को लिक्विडिटी भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको जो ये M1, M0, M2, M3, M4 आपने पढ़ा, इसे आपने डिटेल में चैप्टर नंबर 1 सेकंड में आपको यहाँ पे बताया गया है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि M1, M2, M3, M4, M0, L1, L2, L3 क्या है, मैंने चैप्टर सेकंड में बता रखा है। ठीक है, मुद्रा की माप में। नेक्स्ट आगे देखते हैं 29।
29 क्या है कि वर्तमान समय में मुद्रा के मूल्य को मुद्रा के क्रय शक्ति से संबंधित किया जाता है, जबकि परंपरावादी अर्थशास्त्री मुद्रा के मूल्य को ब्याज दर से संबंधित करते थे। मुद्रा के चलन गति से आशय एक निश्चित अवधि में इकाई मुद्रा द्वारा क्रय विक्रय में प्रयोग की गई संख्या से है। 31 है, छोटे नोट सिक्कों की चलन गति अधिक और बड़े नोट सिक्कों की चलन गति कम। पॉल एनजिट ने मुद्रा के कार्यों को 2 भागों में बांटा है, पहला स्थैतिक, दूसरा प्रायोगिक, 2 भागों में विभाजित किया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसी के बाद पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मार्शल के शब्दों में मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। यह किसने कहा है? मार्शल ने कहा है। 34 पॉइंट है, मुद्रा के गुण, लाभ अथवा महत्व यह है कि यह बाजार व्यवस्था का आधार है। दूसरा है पूंजी निर्माण का आधार है। तीसरा है प्रगति का सूचक है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आधार है। 5वां है सामाजिक कल्याण का सूचक है। नेक्स्ट अब इसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर मुद्रा की अवधारणा से एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन आपका है कि समान स्वीकृति पर आधारित मुद्रा की परिभाषाएं बल देती हैं। किस पर बल देती हैं? यहाँ पर आपको ध्यान देना है। पहला ए दिया है सार्वग्राह्यता के गुण पर, बी है कार्यों पर, सी है वैधानिक मान्यता पर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा? आंसर नंबर थर्ड जो है सी इज राइट आंसर, वैधानिक मान्यता पर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। सेकंड, वर्णात्मक परिभाषाओं की श्रेणी में निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं संबंधित है? नैप नहीं संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है, मुद्रा का कौन सा मुख्य कार्य है? मुद्रा का मुख्य कार्य यहाँ पे आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है विनिमय का माध्यम व मूल्य का मापक। दूसरा है भावी भुगतानों का आधार। तीसरा है मूल्य संचय का साधन। चौथा है इच्छा का वाहक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड का विनिमय का माध्यम व मूल्य का मापक मुद्रा का मुख्य कार्य होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, मुद्रा का कौन सा सहायक कार्य नहीं है? यहाँ नहीं पर देखिएगा आप, नहीं वाला इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग नहीं वाले क्वेश्चन में डाउट कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया रहता है। बाइलिंगुअल आपका एग्जाम होता है। ठीक है, लैंग्वेज बाइलिंगुअल होती है, तो उसमें आप दोनों एक बार पढ़ के देख लीजिए करिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा का कौन सा सहायक कार्य नहीं है? सहायक कार्य नहीं पूछा है। ठीक है, तो मूल्य का संचय ये भी सहायक है, मूल्य हस्तांतरण ये भी सहायक है, भावी भुगतानों का आधार ये भी सहायक है, लेकिन पूंजी उत्पादकता बढ़ाना ये सहायक कार्य नहीं है। ठीक है, तो ये फोर्थ का बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि वास्तविक मुद्रा किस प्रकार की मुद्रा का अंग है? तो प्रकृति दिया है, वैधानिक दिया है, मुद्रा पदार्थ दिया, डी कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सी मुद्रा चालू मुद्रा के अंतर्गत आती है? तो कौन सी मुद्रा चालू मुद्रा के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन ए है आय मुद्रा, बी है व्यवसाय मुद्रा, सी है बचत मुद्रा और डी है सभी। तो ये सभी क्या होते हैं? चालू मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, कौन सी मुद्रा सरकार के पास रखे 100%? 100% का मतलब होता है 100% धात्विक कोष का प्रतिनिधित्व करती है। तो ऑप्शन ए है परिवर्तनीय पत्र मुद्रा, बी है अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा, सी है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, डी है प्रादिष्ट पत्र मुद्रा। तो कौन सी है 100% धात्विक कोष पर प्रतिनिधित्व करती है? तो प्रतिनिधि पत्र मुद्रा है जो यह 100% धात्विक कोष पर प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, कौन सा प्रमाणिक सिक्के का गुण नहीं है? गुण नहीं है, कौन सा प्रमाणिक सिक्के का गुण नहीं है? तो पहला ए है देश का प्रधान सिक्का, बी है धातु मूल्य व अंकित मूल्य बराबर होना, सी है स्वतंत्र ढलाई, डी है सीमित विधिग्राह्य। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 8th का डी हो जाएगा, सीमित विधिग्राह्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन जो है समझते चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस को समझना। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझेंगे, जिन शब्द के अर्थ मीन्स नहीं पता चल रहे हैं तो उन्हें आपको यहाँ इनके मीन्स जानने होंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि इसका आंसर इस कौन सा राइट होगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, मुद्रा वह धुरी है जिस पर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है, यह कथन किसका है? यहाँ पर आपको बताना है। तो यह कथन किसका है?
किसने कहा है? मार्शल ने कहा है। किसने कहा है? मार्शल ने। अभी मैंने वन शॉट नोट्स में बताया। फिर 10th है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह परिभाषा किसने दी? तो किसने दी? विदर्श ने दी। किसने दी थी? विदर्श ने दी थी। ठीक है, यह किसने दिया? विदर्श ने दिया। तो यहाँ पर आपको बता दे कि PYQ से क्वेश्चन जो आपके आए हुए हैं, लगातार 2 PYQ 2023 और 24 का वीडियो जो मेरे प्लेलिस्ट में है चैनल के, उसमें आपको बताया कुछ क्वेश्चन जो है 50% क्वेश्चन जो है मैच कर रहे हैं। आपके 50% क्वेश्चन जो है मैच कर रहे हैं किससे? PYQ 2023-24 एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो 2025 में भी वैसे ही क्वेश्चन बनकर आएंगे, उसी टॉपिक से उठकर आएंगे और 50% क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो 2025 में भी आपका पॉसिबिलिटी यहाँ पर है बहुत ज़्यादा। और बुक के क्वेश्चन 70% मैच कर रहे हैं और 30% जो है मतलब बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। बुक के एक्सरसाइज ये क्वेश्चन है, बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न, और कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा डीपली दे दिए हैं 30%। ठीक है, तो नेक्स्ट 11th है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुद्रा का नहीं है? यहाँ पे कौन सा कार्य मुद्रा का नहीं है पूछा है? तो अधिक कार्य कुशलता, बी है ब्याज का भुगतान एवं अनुमान, सी है अधिक उत्पादकता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मुद्रा का कार्य नहीं पूछा है, नहीं। तो मुद्रा का कार्य तो ये तीनों हैं, ये तीनों मुद्रा के कार्य हैं। तो यहाँ नहीं पूछा है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ क्वेश्चन समझिए, नहीं पूछा है तो ऑप्शन 3 जो आपको दिए हैं ये तो मुद्रा के कार्य हैं, तो इनमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भावी भुगतान का आधार, भावी भुगतान का आधार मुद्रा का कार्य है। तो कौन सा कार्य है? सहायक कार्य। कौन सा कार्य है? सहायक कार्य। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर से, मुद्रा की माप। तो मुद्रा की माप से आपको यहाँ पे बताना है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के प्रचलन का व्यय का संबंध है। प्रचलन व्यय का संबंध है, किससे संबंध है? तो चलायमान मुद्रा से। किससे संबंध है? चलायमान मुद्रा से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन है, मुद्रा के चक्रीय प्रचलन वेग की संज्ञा किसने दी? तो किसने दी थी? तो हॉम ने दी थी। किसने दी थी? हॉम ने दी थी। थर्ड है, वी प्रचलन वेग को ज्ञात किया जा सकता है निम्न सूत्र से। किस सूत्र से किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, P इंटू क्यू अपॉन एम। जो P आपका है प्राइस है और जो Q आपका है क्वांटिटी है, मात्रा है, और M जो है आपका मनी है, मुद्रा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूनतम नगद रिजर्व अनुपात कहाँ रखा जाता है? तो ये पूछ रहा है न्यूनतम नगद रिजर्व अनुपात कहाँ रखा जाता है? वन शॉट नोट्स में मैंने यहाँ बता भी दिया था, केंद्रीय बैंक में। तो केंद्रीय बैंक कौन है? RBI। RBI के पास रखा जाता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा? डी इज राइट आंसर, केंद्रीय बैंक के पास, RBI के पास रखा जाता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, SLR का पूरा नाम क्या है? यहाँ कुछ शब्दों के फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो SLR का पूरा नाम आपको पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, शक्तिशाली मुद्रा को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? हाँ, जो SLR है यह आपका इंग्लिश में दिया है, आपको हिंदी में भी इसका फुल फॉर्म दे सकता है। ठीक है, विस्तार रूप दे सकता है, ठीक, पूछ सकता है। तो यहाँ पे शक्तिशाली मुद्रा को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, यहाँ आपको बताना है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर इज कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, ये इसके बारे में मैंने डिटेल में नोट्स में बता रखा है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं 7th है, शाख निर्माण का आधार है। क्या है शाख निर्माण का आधार?
ऑप्शन ए है चलायमान मुद्रा, बी है स्थिर मुद्रा, सी है शक्तिशाली मुद्रा, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, शक्तिशाली मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है शक्तिशाली मुद्रा की वृद्धि से मुद्रा की पूर्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 9th, मुद्रा अनुपात निर्धारित रिजर्व अनुपात व अतिरिक्त रिजर्व अनुपात कम होने पर मुद्रा की पूर्ति होगी, कैसी होगी, अधिक होगी। कैसी होगी, अधिक। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है मुद्रा की पूर्ति में उच्च शक्ति मुद्रा में हुए परिवर्तन को की माप को कहते हैं, क्या कहते हैं, मुद्रा गुणक कहते हैं। क्या कहते हैं, मुद्रा गुणक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट्स नोट्स फिर से आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। यहाँ पे क्या है कि 3rd चैप्टर का है वित्तीय संस्था जो करके है, आपके चैप्टर का नाम है वित्तीय बाजार वित्तीय संस्था। तो उस वाले चैप्टर यूनिट से हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला है भारत में बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 19 जुलाई 1959। ये आपको डेट याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है 15 अप्रैल 1980 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो कितने का हुआ, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जिसकी अधिकृत पूंजी 200 करोड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या कितनी है, तो कितनी है, 12 है। कितनी है, 12 है। सार्वजनिक बैंकों की कुल संख्या कितनी है, 12 है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है गोरवाला समिति का संबंध किस बैंक से जुड़ा है, तो किस बैंक से जुड़ा है, SBI से। SBI का फुल फॉर्म क्या है, आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है SBI का पूर्व नाम क्या है। SBI जो इसका नाम पड़ा उससे पहले इसका क्या नाम था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है SBI की स्थापना एवं राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो कब हुआ, 1 जुलाई 1955 में SBI की स्थापना और उसका राष्ट्रीयकरण हुआ। 7th है सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा होता है, तो SBI होता है। ठीक है, कौन होता है, SBI होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट इसी में है सर्वाधिक शाख वाला बैंक और सर्वाधिक ATM वाला बैंक कौन है, तो यहाँ कौन है, SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये सर्वाधिक शाखा वाला बैंक और सर्वाधिक ATM वाला बैंक कौन है, तो SBI है। ठीक है, नेक्स्ट 8th वाला देखते हैं। 8th क्वेश्चन 8th क्या दिया है कि अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं, तो अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं, आंसर है RBI अधिनियम 1934 की दूसरी सूत्री में शामिल सभी बैंक क्या होते हैं, अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। 9th है गैर अनुसूचित बैंक कौन से होते हैं, तो वे बैंक जो RBI के अधिनियम 1934 की दूसरी सूची में शामिल नहीं है उन्हें हम क्या कहते हैं, गैर अनुसूचित बैंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अनुसूची के बारे में आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा बैंक की। नेक्स्ट 10th है 5 अनुसूचित बैंकों के नाम लिखिए, तो 5 अनुसूचित बैंक कौन कौन से है, पहला है SBI बैंक, दूसरा है PNB बैंक, तीसरा है इंडियन बैंक, चौथा है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, एक और 5 यहाँ बोला गया है, तो एक और आप लोग ढूंढ कर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है, किस राज्य में क्षेत्रीय बैंक कार्यरत नहीं है, तो सिक्किम और गोवा में। कहाँ, सिक्किम और गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई, तो कब हुई, 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी। 13 है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उद्देश्य क्या है, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 14th है IFCI की स्थापना कब और क्यों हुई, तो IFCI की स्थापना 1 जुलाई 1948 में दीर्घकालीन, मध्यकालीन एवं अल्पकालीन औद्योगिक ऋण के लिए हुई थी। इसका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। तो I का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल, F का फाइनेंस, C का कॉरपोरेशन ऑफ, I का इंडिया। इसका हिंदी में क्या है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम इसको हिंदी में कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। इसकी हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फुल फॉर्म आपका जरूर पूछेगा। और कौन सा वित्तीय बैंक जो है कब स्थापित हुआ, उसकी
उसका स्थापना वर्ष पूछ सकता है, ऑर्डर में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि PYQ आप एनालिसिस कर देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। 15 है, राज्य वित्त निगम के मुख्य कार्य क्या है? तो क्या मुख्य कार्य क्या है? लघु एवं मध्यम उद्योगों का ऋण उपलब्ध कराना ही मुख्य कार्य है। आप PYQ जो प्लेलिस्ट में मैंने दे रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप PYQ एनालिसिस ज़रूर करिएगा दोनों साल का, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वो वीडियो है। ठीक है, नेक्स्ट 16 देखते हैं। 16 आपका क्या है? निजी उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था है। कौन सी संस्था है? ICICI। तो ICICI का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम, या आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। 17 है, ICICI की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी? 5 जनवरी 1955 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, ICICI किस प्रकार का बैंक है? तो किस प्रकार का बैंक है? निजी क्षेत्र का एक प्रमुख बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। IDBI का पूर्ण नाम क्या है? लिखिए, IDBI का पूर्ण नाम क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है इसका? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इसका फुल फॉर्म है। 1 जुलाई 1964 में इसकी स्थापना होती है। 19 है, 1 जुलाई 1964 को स्थापित संस्था कौन सी है? तो UTI। क्या है? UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्या नाम है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, औद्योगिक वित्त उपलब्ध। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। 20 क्या है? SBI बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? SBI बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट 21 है, नाबार्ड। नाबार्ड से क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। नाबार्ड से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आ सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी 100% है। नाबार्ड क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक इसका फुल फॉर्म होता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ये हिंदी में इसका फुल फॉर्म है, यहाँ नीचे आपका इंग्लिश में फुल फॉर्म है। तो ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, नाबार्ड का फुल फॉर्म की स्थापना वर्ष और इसका मुख्यालय बताइए। तो इसका मुख्यालय और स्थापना वर्ष कब स्थापित कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर स्थापना? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। तो नाबार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बैंक है, संस्था है। ठीक है, तो इसे आप सब जरूर इसके बारे में डिटेल में एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, और उसमें आप MCQ भी इसके क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। ठीक है, 22 है, ICICI बैंक की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? तो 5 जनवरी 1955 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICICI बैंक का मुख्यालय कहाँ है? या आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर से वित्तीय बाजार से आप यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। तो वित्तीय बाजार में पहला क्वेश्चन है, कौन सा वित्तीय संस्थान है? तो इसमें से आपको वित्तीय संस्थान बताना है, कौन सा वित्तीय संस्थान है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI या वित्तीय संस्थान है। ठीक है, और बाकी सब ये जो ऊपर दिए हैं ये संस्थान नहीं है। ठीक, सेकंड है, कौन सा वित्तीय प्रपत्र है? डिमांड ड्राफ्ट चेक, डी है बिल ऑफ लेंडिंग, और सी है इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर जो है ये आपका वित्तीय प्रपत्र है। थर्ड है, कौन सी वित्तीय सेवा नहीं है? कौन सी वित्तीय सेवा नहीं है? बीमा। सेकंड है मर्चेंट बैंकिंग, सी है अंडर राइटिंग, और डी है इंटरनेट सर्फिंग, या वित्तीय सेवा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। फोर्थ है, स्टॉक एक्सचेंज में किसका सौदा होता है? तो किसका सौदा होता है? पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों का सौदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मुद्रा बाजार में किसका सौदा होता है? ऑप्शन ए है पुरानी मुद्रा के सिक्के, बी है नई मुद्रा के सिक्के, सी है नई करेंसी नोट, डी है ट्रेजरी बिल। तो किसका सौदा होता है? ट्रेजरी बिल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, पूंजी बाजार में सम्मिलित है। पूंजी बाजार में क्या सम्मिलित है? ऑप्शन ए कॉल मनी, बी है व्यापारिक बिल, सी है ऋण बाजार, डी है कॉमर्शियल पेपर्स। तो ऋण बाजार जो है यह पूंजी बाजार में सम्मिलित है। 7th है, वित्तीय प्रणाली
में शामिल शामिल नहीं है, यहाँ नहीं दिया है तो कौन सा शामिल नहीं होता, वित्तीय प्रबंध जो है यह शामिल नहीं होता है। बाकी वित्तीय संस्थान, वित्तीय बाजार, वित्तीय संपत्तियां जो है ये शामिल होती है। नेक्स्ट 8th है वित्तीय बाजार मुद्रा बाजार से पूर्ति होती है, किसकी पूर्ति होती है, तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति होती है, किससे, मुद्रा बाजार से। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर वित्तीय बाजार कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन, असममित सूचना। असममित चैप्टर का नाम ही है। तो असममित सूचना निम्नलिखित में से कौन किस समस्या को जन्म देती है। ऑप्शन ए है प्रतिकूल चयन, बी है नैतिक भय, सी है दोनों, ए बी तथा दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऐसे पैटर्न पर क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक है, तो सेकंड है सूचना अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता अर्थशास्त्री कौन है, तो जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, माइकल स्पेंस, जॉर्ज एकरलॉफ, उपयुक्त सभी। तो ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त सभी क्या है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता अर्थशास्त्री थे। थर्ड है जब एक पक्ष के पास दूसरे से अधिक सूचना उपलब्ध हो तो कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, प्रतिकूल चयन समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वित्तीय संकट चैप्टर का नाम है। वित्तीय संकट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन ए है वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्य में तेजी में गिरावट आती है, बी है स्टॉक मार्केट ध्वस्त हो जाता है, सी है वित्तीय संकट मंदी का संकेतक है, डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है अमेरिका में पहला वित्तीय संकट प्रारंभ होने का वर्ष कौन सा था, तो 1790 था। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है वर्ष 2008 के वित्तीय संकट में किस बैंक ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया था, तो लेहमन ब्रदर्स। कौन, लेहमन ब्रदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ आपका क्या है कि भारत में थोक मूल्य सूचना पर आधारित मुद्रास्फीति की दर 2018 से 19 में क्या थी, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 4.7%। 5 है वर्ष 2019-20 में सतत मूल्यों पर भारत में निवल राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर क्या थी, तो 5% थी। क्या थी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा 5%। नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका मुद्रा बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा बाजार पूर्ति नहीं करती है, किसकी पूर्ति नहीं करती है। ऑप्शन ए है कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, बी है अल्पकालीन वित्त आवश्यकता, सी है दीर्घकालीन वित्त आवश्यकता, डी है तरलता समायोजन आवश्यकता। तो मुद्रा पूर्ति कौन सी पूर्ति नहीं करती है, मुद्रा बाजार पूर्ति कौन सी पूर्ति नहीं करती है, तो दीर्घकालीन वित्त आवश्यकता को पूर्ति नहीं कर पाती है। ठीक है, सेकेंड है भारतीय मुद्रा बाजार का नियमन कौन करता है, तो भारतीय मुद्रा बाजार का नियमन कौन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जो है, ये इसको बैंकों का बैंक भी कहते हैं, यह मुद्रा बाजार का नियमन करती है। थर्ड है संगठित मुद्रा बाजार में शामिल क्या है, तो क्या शामिल है। ऑप्शन ए है देसी साहूकार, बी है निधि, सी है वित्त कंपनियां, डी है व्यापारिक बैंक। तो यहाँ पर आपका संगठित मुद्रा बाजार में शामिल क्या नहीं होता है, व्यापारिक बैंक शामिल नहीं होता है। ये आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है कि संगठित मुद्रा बाजार का अंग है, कौन सा अंग संगठित मुद्रा बाजार का अंग है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, चिट फंड कंपनियां। तो इसके में एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, उस फ्लो चार्ट को एक शॉर्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी, उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने मुद्रा बाजार वगैरह को आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ब्याज दर ढांचे का नियंत्रण करता है, ब्याज दर किस ढांचे का नियंत्रण करता है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज दर ढांचे का नियंत्रण करता है, इसी के अंतर्गत होता है। 6 क्वेश्चन है काल मनी बाजार में कौन सा सौदा होता है, तो ऑप्शन ए है पाक्षिक परिपक्वता वाले, बी है किसी भी अवधि के उधार के देने के सौदे से, सी है एक दिन के अवधि के आधार पर लेन देन के सौदे, डी है साप्ताहिक अवधि के आधार के लेन देन लेने के सौदे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका।
कालमनी बाजार में कौन सा सौदा होता है? तो एक दिन की अवधि के उधार लेन देन के सौदे का ही कालमनी बाजार में सौदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, मुद्रा बाजार में सौदों का निपटारा कौन करता है? तो यहाँ पे कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन करता है? मुद्रा के निकट प्रतिस्थापक की सुपुर्दगी द्वारा ही मुद्रा बाजार में सौदों का निपटारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि लास्ट है इस चैप्टर का। मुद्रा बाजार कौन मुद्रा बाजार का अंग नहीं है? यहाँ नहीं पूछा है, तो कालमनी मुद्रा बाजार का अंग है, ट्रेजरी बिल मुद्रा बाजार का अंग है, सी है कमर्शियल पेपर्स, ये भी मुद्रा बाजार का अंग है, डी समता अंश जो होता है वो मुद्रा बाजार का अंग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पूंजी बाजार से है, तो पूंजी बाजार से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी बाजार में निम्न प्रतिभूतियों का सौदा होता है, तो कौन करता है सौदा? कंपनी के समता अंश द्वारा पूंजी बाजार का जो प्रतिभूतियों का सौदा होता है वो कंपनी के समता अंश द्वारा होता है। सेकंड है, पूंजी बाजार में कौन ऋणदाता? लेंडर नहीं होता है, तो कौन नहीं लेंडर होता है? तो ए है व्यक्ति, बी है निवेश संस्थान, सी है केंद्रीय सरकार, डी है विशिष्ट वित्तीय संस्थान। तो कौन पूंजी बाजार का ऋणदाता नहीं होता है? तो व्यक्ति जो है पूंजी बाजार का ऋणदाता नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूंजी बाजार में कौन ऋणी ब्रोवर नहीं होता है? तो बोरोवर कौन नहीं होता है? ऑप्शन ए है व्यापारिक फर्म, बी है केंद्रीय सरकार, सी है व्यक्ति, डी है विशिष्ट वित्तीय संस्थान। तो पूंजी बाजार में कौन ऋणी नहीं होता है? तो यहाँ पे आपका कौन हो जाएगा? व्यक्ति जो है ऋणी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, निम्न पूंजी बाजार की विशेषता नहीं है, कौन सा पूंजी बाजार का विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अल्पकालीन प्रतिभूतियां जो है यह पूंजी बाजार का विशेषता नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सरकारी प्रतिभूतियों का अन्य नाम क्या होता है? तो इसका अन्य नाम क्या होता है? अतरल प्रतिभूतियां होता है। 6 है, सरकारी प्रतिभूति का निर्गमनकर्ता कौन है? तो निर्गमनकर्ता यहाँ कौन हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, पूंजी बाजार की परिपक्वता अवधि होती है, पूंजी बाजार की परिपक्वता अवधि कितनी होती है? 3 माह की होती है कि 364 दिन की होती है कि 1 वर्ष से अधिक होती है कि 6 माह की होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 1 वर्ष से अधिक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? प्राइमरी बाजार में कौन सा प्रतिभूति निर्गमन नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बोनस इशू द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरिवेटिव का मूल्य किस अंतर्निहित संपत्ति के मूल्य पर निर्भर नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, पुस्तकी ऋण। सेकेंड है, डेरिवेटिव्स का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सुरक्षा सौदे, बी है सट्टेबाजी और सी है ए तथा बी दोनों। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो कि ए बी और सी तीनों हो सकते हैं, या ए बी हो सकते हैं, या सिर्फ एक हो सकते हैं, या ऑल ऑफ दिस हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो आप कभी कभी ऑल ऑफ दिस वाले क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाती है, उसमें एक ही ऑप्शन सही होता है, लेकिन कभी कभी आप सब ऑल ऑफ दिस टिक लगा के चले आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है, डेरिवेटिव्स का वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है। तो किसके आधार पर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अनुबंध की प्रकृति, बी है अंतर्निहित संपत्ति, सी है बाजार प्रपत्र और डी है ये सभी। तो ये सभी क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन डेरिवेटिव्स की विशेषता नहीं है? तो कौन नहीं है? तो हाजिरी सुपुर्दगी जो है वह डेरिवेटिव्स की विशेषता नहीं है। 5th है, फॉरवर्ड अनुबंध की विशेषता क्या होती है? तो ये भावी अनुबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्यूचर की विशेषता नहीं है। तो फ्यूचर की विशेषता क्या नहीं होता है? तो ऑप्शन ए है प्रमाणित शर्तें, बी है मार्जिन जमा, सी है टेलीफोन पर ट्रेंडिंग, डी है नियमित ट्रेंडिंग। तो टेलीफोन पर ट्रेंडिंग ये फ्यूचर की विशेषता नहीं होती है। 7th है, ऑप्शन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन की विशेषता नहीं है, किसमें नहीं होती है? ऑप्शन ए है द्विपक्षीय, बी है क्रय तथा विक्रय, सी है क्रेता की बाध्यता, डी है विक्रेता की बाध्यता। तो ऑप्शन की विशेषता नहीं होती, किसमें नहीं होती है?
क्रेता की बाध्यता में नहीं होती है। 8th क्वेश्चन है, ऑप्शन अनुबंध की विशेषता होती है, किसमें होती है? ऑप्शन की विशेषता अनुबंध की विशेषता होती है, किसमें होती है? द्विपक्षी में भी होती है, क्रेता को विकल्प में भी होती है, बेचने का विकल्प भी होता है, ये सभी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th में आपका क्या है? ऑप्शन का प्रकार है। ऑप्शन का क्या प्रकार होता है यहाँ आपको बताना है। तो ऑप्शन का प्रकार है, तो ऑप्शन का प्रकार क्या होता है? ऑप्शन ए है कॉल, ऑप्शन बी है पुट, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन का प्रकार ये दोनों होते हैं, कॉल ऑप्शन भी होता है और पुट ऑप्शन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 10th है, ऑप्शन अनुबंध में क्या सही होता है? ऑप्शन अनुबंध में, तो ऑप्शन अनुबंध में विक्रेता बाध्य नहीं होता है, यह ऑप्शन अनुबंध का सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है कि बैंक का स्थिति विवरण बनाया जाता है, किस फॉर्म पर बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, ए। सेकंड क्वेश्चन है, अनुसूची 4 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो उधार अथवा ऋण से संबंधित है। थर्ड है, वैधानिक संचय में हस्तांतरण की जाने वाली रकम कितनी होती है? तो शुद्ध लाभ का 20% होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, गैर बैंकिंग संपत्तियां उनकी प्राप्ति के पश्चात कितने वर्ष के अंदर में बेच दी जानी चाहिए? तो कितने वर्ष के में बेच दी जानी चाहिए? 7 वर्ष में बेच दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, स्वर्ण को बैंकों द्वारा दिखाया जाता है, कैसे दिखाया जाता है? विनियोग में दिखाया जाता है। 6th है, बैंकों द्वारा जब्त किए गए अंशों की राशि को दिखाया जाता है, कितना दिखाया जाता है? दत्त पूंजी में जोड़कर। 7th है, संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर हुए लाभ को बैंक हस्तांतरण करता है, कैसे करता है? पूंजी संचय के रूप में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, अग्रिम के लिए बैंक बनाती है, सूची संख्या कितना बनाती है? 9 बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वैधानिक संचय में हस्तांतरण तब तक अनिवार्य है जब तक कि यह कोष बराबर ना हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, चुकता पूंजी की। 10th है, बैंकों के देय पत्र में कौन शामिल नहीं किया जाता है? तो कौन नहीं शामिल किया जाता है? बिल नहीं शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पोर्टफोलियो चैप्टर से आपका यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पोर्टफोलियो में सम्मिलित होता है, क्या सम्मिलित होता है? ऑप्शन ए है स्टॉक मार्केट की प्रतिभूतियां, बी है स्थावर संपत्तियां, सी है बुलियन एवं पुरातत्व, डी है उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो प्रबंध का क्षेत्र क्या होता है? तो ऑप्शन ए है पोर्टफोलियो विश्लेषण होता है, पोर्टफोलियो निर्माण होता है, सी है पोर्टफोलियो समीक्षा होती है। तो ये सभी जो हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो है पोर्टफोलियो का प्रबंध में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, परंपरागत पोर्टफोलियो निर्माण में सामान्यतः किया जाता है, क्या किया जाता है? तो निवेशक के संपूर्ण वित्तीय परियोजना का प्रत्याय किसमें किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज थर्ड का सी इज राइट आंसर। परंपरागत पोर्टफोलियो निर्माण में सामान्यतः निवेशक की संपूर्ण वित्तीय परियोजना का प्रत्याय किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विवेकशील निवेशक अंशों में अधिक निवेश करता है, कब करता है? तो अपनी जीवन अवस्था के प्रारंभ में करता है। नेक्स्ट 5th है, यदि निवेशक के पोर्टफोलियो को कोष मूल्य के 75 अंश और 25 अंश बॉन्ड्स हो तो वह क्या होता है? जोखिम प्रेमी निवेशक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर से। तो यहाँ पर आपको वाणिज्यिक बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंक का नहीं है? तो कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंक का नहीं होता है? ऑप्शन ए है ऋण प्रदान करना, बी है निक्षेप स्वीकार करना और सी है एजेंसी कार्य करना, डी है नोट निर्गमन करना। तो वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं पूछा है, तो नहीं नोट निर्गमन करना। नोट जारी कौन नहीं करता है? कौन करता है? तो आरबीआई जो है वो नोट निर्गमन करता है, वाणिज्यिक बैंक नहीं करता। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च बैंक है, भारत का सर्वोच्च बैंक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारत का सर्वोच्च बैंक कौन है? आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक। ठीक है,
जिसे हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, भुगतान बैंक का कार्य नहीं है। भुगतान बैंक का कार्य क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जनता को ऋण प्रदान करना भुगतान बैंक का कार्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, लघु वित्त बैंकों की विशेषताएं क्या होती हैं? ऑप्शन ई है जमा स्वीकार करना, बी है लघु व्यावसायिक इकाइयों का ऋण प्रदान करना, सी है प्रेषण सेवाएं प्रदान करना, डी है इनमें से सभी। तो डी जो है इनमें से सभी जो है यह लघु वित्तीय बैंकों की विशेषताएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट जो कि इस चैप्टर का है, वर्ष 2019 में बैंकों की कितनी प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत थी? तो कितनी थी? तो 35.4% बैंकों की शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे नेक्स्ट चैप्टर से देखेंगे। हाँ, तो यहाँ पर आपका वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि केंद्रीय बैंक का अर्थ बताइए। केंद्रीय बैंक का अर्थ क्या होता है? सेकंड है, केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहते हैं, यह बताइए। थर्ड है, केंद्रीय बैंक क्यों अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है, यह आपको बताना है। ठीक है, और जिनका सब्जेक्टिव वाइज एग्जाम होगा उनके लिए भी मैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट आईसी में देखते हैं, देश की सर्वोच्च मौद्रिक संस्था कौन है? तो देश की सर्वोच्च मौद्रिक संस्था केंद्रीय बैंक को कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक का बैंकर है, किसका बैंकर है? सरकार का बैंकर है। केंद्रीय बैंक सरकार का बैंकर है। थर्ड है, अंतिम ऋणदाता होता है, तो केंद्रीय बैंक जो है अंतिम ऋणदाता होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक जनता के से प्रत्यक्ष बैंकिंग व्यवसाय नहीं करता है। फिफ्थ है, केंद्रीय बैंक जो है द्वारा निर्गत की जाती है, तो चलन मुद्रा केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गत की जाती है। तो ये पूरा का पूरा जो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स था, यह आरबीआई से रिलेटेड था। किससे था? आरबीआई से रिलेटेड ये पूरा का पूरा आपका केंद्रीय बैंक से रिलेटेड ये फिल इन द ब्लैंक्स था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि रॉन्ग है कि राइट है, मतलब ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट है, केंद्रीय बैंक शाख का निर्माण करता है, यह ट्रू है कि फॉल्स? तो ये फॉल्स है। सेकंड है, केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है, तो ये ट्रू है कि फॉल्स? तो ये ट्रू है। थर्ड है, केंद्रीय बैंक को बैंकों का समाशोधन गृह भी कहते हैं, तो ये रॉन्ग है कि करेक्ट है? तो ये करेक्ट है। फोर्थ है, केंद्रीय बैंक शाख नियंत्रण की नीतियां बनाता है, तो इज राइट आंसर। फिफ्थ है, केंद्रीय बैंक का जनता से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, तो ये भी आपका सही होगा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पे केंद्रीय बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आपको पूरे एग्जाम में आप जब तक चारों ऑप्शन पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका कोई एक सेंटेंस जो है वो ऑप्शन जो है राइट नहीं होगा, तो इसलिए आपको यहाँ पूरे पढ़ने हैं, पढ़ के ध्यान से देखना है कि कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन है, देश में बैंकिंग व्यवस्था का संरक्षक कौन होता है? तो आरबीआई जो होता है रिजर्व बैंक, वह बैंकिंग संस्था का व्यवस्था का संरक्षक होता है। नेक्स्ट थर्ड है, कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं होता है? तो कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं होता है? ये नोट निर्गमन करता है, व्यापारिक बैंकों को नगद कोष का संरक्षण होता है, अंतिम ऋणदाता होता है, शाख निर्माण, यह जो है शाख का निर्माण केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। फोर्थ है, कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पूरे आपको चारों ऑप्शन पढ़ने होंगे, चारों ऑप्शन पढ़ के ही आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, तो यहाँ पे आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, कौन सा सिद्धांत केंद्रीय बैंक के निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जनता के पास प्रत्यक्ष बैंकिंग क्रियाएं जो है सम्मिलित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सामान्यतः किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा व्यावसायिक कार्य नहीं किए जाते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन कैसा है? सही है, गलत है कि अनिश्चित है? तो यह कथन जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ है, विश्व का सबसे पुराना केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो यहाँ पर आपको बताना है बैंक सबसे पुराना बैंक कौन है। तो बैंक ऑफ जापान, फेडरल रिजर्व सिस्टम ऑफ अमेरिका, सी है बैंक ऑफ इंग्लैंड और डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे विश्व का सबसे पुराना केंद्रीय बैंक जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, मंदी के समय केंद्रीय बैंक के लिए उचित क्या हो सकता है? मंदी के समय, तो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है।
ऑप्शन ए है सस्ती मुद्रा नीति अपनाकर साख का संकुचन करना, बी है सस्ती मुद्रा नीति अपनाकर साख का विस्तार करना, सी है महंगी मुद्रा की नीति अपनाकर साख का संकुचन करना, डी है महंगी मुद्रा नीति अपनाकर साख का विस्तार करना। आपको यहाँ पे मंदी के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आपका आप आंसर कौन सा सही हो सकता है समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको समझ के आंसर देना है, तो ऑप्शन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट चैप्टर है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति से क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है। नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है, तो विच इज़ नॉट, कौन सा नहीं है पूछा है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि आप नहीं वाले को ही बताएंगे। तो मूल्य स्थिरता, आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार ये मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है। पूंजी निर्माण जो है मौद्रिक नीति से का उद्देश्य नहीं होता है। तो फर्स्ट का डी ऑप्शन इज राइट आंसर। सेकंड है, मौद्रिक नीति के परिमाणात्मक साख नियंत्रण नीति में शामिल नहीं है। क्या नहीं शामिल है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मार्जिन में परिवर्तन। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुणात्मक साख नियंत्रण की विधि नहीं है। कौन सी गुणात्मक साख नियंत्रण की विधि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बैंक दर में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौद्रिक नीति का संचालन करता है। तो कौन करता है मौद्रिक नीति का संचालन, तो केंद्रीय बैंक जो है मौद्रिक नीति का संचालन करता है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति के उपकरण हैं। कौन कौन से उपकरण होते हैं, तो ऑप्शन ए है परिमाणात्मक साख नियंत्रण, बी है गुणात्मक साख नियंत्रण, सी है उपयुक्त दोनों, ए बी तो दोनों। ठीक है। 6th क्वेश्चन है, चयनात्मक साख नियंत्रण से संबंधित है। तो क्या संबंधित है, ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष कार्रवाई, बी है उपभोक्ता साख नियमन, सी है उपयुक्त ए तथा बी दोनों। तो उपयुक्त ए तथा बी दोनों इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, परिवर्तनशील नगद कोषानुपात साख नियंत्रण का एक उपाय है जिसका संबंध केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित कार्य से है। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। बैंक आरबीआई जो है वह परिवर्तनशील नगद कोषानुपात साख नियंत्रण का एक उपाय है जिसका संबंध केंद्रीय बैंक के आरबीआई से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि बैंक दर की सफलता के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है, ऑप्शन ए है देश की आर्थिक व्यवस्था को लोचपूर्ण हो, बी है देश की आर्थिक व्यवस्था पूर्ण बेलोच हो, सी है देश की आर्थिक व्यवस्था बेलोच हो, डी है इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जो है कि बैंक दर की सफलता के लिए आवश्यक क्या है, देश की आर्थिक व्यवस्था लोचपूर्ण हो। 9th क्वेश्चन है, स्फीतिक दशाओं में क्या होना चाहिए, नगद कोषानुपात को बढ़ाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है, मौद्रिक नीति संबंधित है। मौद्रिक नीति क्या संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मुद्रा एवं साख की पूर्ति से मौद्रिक नीति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है आपका नेक्स्ट चैप्टर से, खुली अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है आपका। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खुली अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है एक अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के देशों के साथ निर्बाध व्यापार, बी है भूमंडलीकरण, सी है पूंजी की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता, डी है उपयुक्त सभी। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड है, भुगतान शेष के चालू खाते में निम्नलिखित में से कौन से सौदे रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वस्तुओं तथा सेवाओं के आयात और निर्यात, बी है एक देश से दूसरे देश की पक्षीय अंतरण, सी है दोनों, ए तथा बी दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, भुगतान शेष की पूंजी खाते की मुख्य मदें निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन ए है विदेशी निवेश, बी है ऋण, सी है बैंकिंग पूंजी लेन देन, डी है उपयुक्त ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा। 4th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन ए है इसमें असत्य पूछा है, फॉल्स कौन सा है। तो यहाँ पे आपको पूरे ऑप्शन पढ़ के ही समझना है कि कौन सा गलत होगा। तो ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में विदेशी पूंजीपतियों का कंपनियों पर स्वामित्व के साथ साथ प्रबंधकीय नियंत्रण भी रहता है, ये सही आंसर है। बी है पोर्टफोलियो निवेश में प्रभुत्व एवं नियंत्रण विदेशी पूंजीपतियों का नहीं रहता है, ये भी सही है। डी है एशियाई बैंक ऋण के रूप में विदेशी पूंजी प्रदान करता है, ये भी ठीक है। सी जो है आपका ठीक नहीं है, उदार ऋण सीमित अवधि के लिए कम ब्याज दर पर दिए जाते हैं, ये आपका 4th ऑप्शन जो है असत्य है। 5th क्वेश्चन है, भारत में मार्च 2020 में विदेशी मुद्रा भंडार था, कितना था। तो डॉलर में बताना है, 433.7 बिलियन डॉलर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे ये आपका रिपीट हो गया है चैप्टर, ठीक है। पेज जो है चैप्टर आपका यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पूछा है कि मौद्रिक नीति, फिर से आपका यहाँ पे मौद्रिक नीति का उद्देश्य पूछा कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है आपको मौद्रिक, फर्स्ट क्वेश्चन है मौद्रिक नीति का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए है मूल्य स्थिरता, बी है आर्थिक विकास, सी है पूर्ण रोजगार। तो यहाँ पे कौन सा नहीं पूछा है, तो ये तीनों जो है मौद्रिक नीति के उद्देश्य हैं, तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है मौद्रिक नीति की अप्रत्यक्ष नियंत्रण विधि में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मार्जिन में परिवर्तन। थर्ड क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी गुणात्मक साख नियंत्रण की विधि नहीं है, नहीं पूछा है। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष कार्रवाई मार्जिन में परिवर्तन, बी है उपभोक्ता साख नियमन, सी है परिवर्तनशील कोर अनुपात में परिवर्तन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पे मौद्रिक नीति से रिलेटेड ही सेम क्वेश्चन थे, तो एक दो क्वेश्चन यहाँ सेम होंगे, लेकिन यहाँ ऑप्शन जो थे वो अलग कर दिया गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सेम पर ऑप्शन आपका अलग हो गया, डिफरेंट हो गया, ठीक है। वहाँ पूछा था, यहाँ नहीं पूछा, ठीक। तो फोर्थ क्वेश्चन है बैंक दर में परिवर्तन द्वारा साख नियंत्रण करने का अधिकार किसको है। तो रिजर्व बैंक को है। रिजर्व बैंक कौन है, हमारा आरबीआई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है भारत बैंक दर द्वारा साख नियंत्रण का आशय है रिजर्व बैंक द्वारा। तो क्या आशय, उधार पर दिया जाने वाला ब्याज दर इसका आशय है। सिक्स्थ क्वेश्चन है खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा साख नियंत्रण का आराम है रिजर्व बैंक द्वारा, क्या आराम है, यह सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, ग्राह्य प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन है साख अधिकरण योजना किस साख नियंत्रण विधि में अपनाई जाती है। तो किस साख नियंत्रण विधि में अपनाई जाती है, तो चयनात्मक साख नियंत्रण विधि में अपनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, भारत में दिनांक 22 मई 2020 को रेपो दर क्या कितनी थी, तो कितनी थी, 4% थी। कितनी थी, 4%। क्वेश्चन नंबर 9 है वर्तमान में भारत में विपरीत रिवर्स रेपो रेट कितनी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा 3.35%। अब इस टाइम 2025 में चेंज हो गई होगी शायद, ये 2023 का डाटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारत में वर्तमान में सांविधिक तरलता अनुपात कितना है। तो कितना है, ऑप्शन नंबर 8 इज राइट आंसर, 18.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है भारत में 27 मार्च 2020 से किस नीतिगत दर का अनुपात 3.0% रखा गया। तो कितना रखा गया था, किसके द्वारा रखा गया था, नगद रिजर्व अनुपात में रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर से। यहाँ पर आपको ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ब्याज को उपभोग त्याग का पुरस्कार किसने माना है। तो किसने माना, मिल ने माना। किसने माना था, मिल ने। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है ब्याज को प्रतीक्षा का पुरस्कार किसने कहा है। प्रतीक्षा का पुरस्कार तो मार्शल ने कहा है। किसने कहा है, मार्शल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किन्स ने नगद रखने की इच्छा को परिभाषित किया। तो किससे परिभाषित किया था, तरलता अधिमान से परिभाषित किया था। फोर्थ क्वेश्चन है नगदी या तरल रूप में मुद्रा रखने के लिए 3 उद्देश्य क्रमशः व्यावसायिक, सुरक्षा व सट्टा किसके द्वारा बताया गया। तो किसके द्वारा बताया गया, फोर्थ ऑप्शन का डी इज राइट आंसर, किन्स के द्वारा बताया गया। फिफ्थ क्वेश्चन है यदि मुद्रा की पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता और मुद्रा की मांग बढ़ जाए तब क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बाजार ब्याज दर घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, आप सभी पूरा ऑप्शन पढ़ते चलिएगा, ठीक है। लॉन्ग वीडियो ना हो इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी सिर्फ राइट आंसर बता रही हूँ। यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पे आप अपना देखते चलिएगा, ठीक है। पूरे ऑप्शन आप पढ़ के ही तभी आप अपना क्वेश्चन का आंसर तय करिएगा कि कौन सा आंसर सही हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है प्रशासक की ब्याज दर का निर्धारण होता है। ये नहीं कि मैं यहाँ फटाफट बस आपको करेक्ट आंसर बताते चली जा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। आपको अपने एग्जाम में पूरे ऑप्शंस पढ़कर ही आपको आंसर देना है, ठीक है।
क्या पता आपका पूरे पूरे ऑप्शन में से पूरा ऑल ऑफ दिस हो या नन ऑफ दिस हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 6 है, प्रशासकीय ब्याज दर का निर्धारण कौन करता है? तो सरकार करती है। कौन करती है? सरकार की केंद्रीय बैंक द्वारा साख नीति के अंतर्गत अपने अधिकारों के प्रयोग द्वारा जो होता है प्रशासकीय ब्याज दर का निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डाकघर बचत, डाकघर जो होता है पोस्ट ऑफिस होता है, डाकघर बचत खाता पर ब्याज दर का निर्धारण करता है। कितना कौन निर्धारण करता है? सरकार करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, ब्याज दर की ब्याज की दर बढ़ने पर बॉन्ड डिवेचर का मूल्य कितना क्या होता है? तो घटता है कि बढ़ता है कि स्थिर रहता है कि आयगत हानि होती है? तो इसमें घटता है। क्या होता है? घटता है। ठीक है, ब्याज दर बढ़ने पर बॉन्ड से या डिवेचर का मूल्य घटता है। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक वित्त। अब हमने अभी तक जितने चैप्टर्स को के एमसीक्यू देखे उन सब में से हमने क्या देखा कि पब्लिक बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग से रिलेटेड हमने क्वेश्चन देखा। अब हम पब्लिक फाइनेंस पार्ट 2 करके था ना, पार्ट 1 में 4 यूनिट आपके मनी बैंकिंग से रिलेटेड था और पार्ट 2 में आपका जो है लोक वित्त पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड यहाँ पे आपको चैप्टर्स जो है मैंने बताए हैं, यूनिट्स बताए हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है लोक वित्त। तो लोक वित्त के बारे में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लोक वित्त विचार करता है किस पर विचार करता है? ऑप्शन ए है घरेलू बजट पर, बी है सरकारी बजट पर, सी है कंपनी के बजट पर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो लोक वित्त किस पर विचार करता है? तो ऑप्शन नंबर ए बी इज राइट आंसर हो जाएगा, सरकारी बजट पर। सेकंड है, जितनी चादर उसके हिसाब से पैर फैलाने का नियम किस संदर्भ में दिया जाता है? तो किस संदर्भ में दिया जाता है? ऑप्शन ए है निजी, बी है सार्वजनिक, सी है ए तथा बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जितनी चादर उसके हिसाब से पैर फैलाने का नियम किस संदर्भ में दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, निजी वित्त में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, किस व्यय में मितव्ययता बरती जा सकती है? तो किस में बरती जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, निजी में। देखिए यहाँ सरकारी, सार्वजनिक, सहकारी सब दिया है, इनमें से सभी हो सकता था लेकिन यहाँ निजी सिर्फ होगा। ठीक है, तो किस व्यय में मितव्ययता बरती जा सकती है? निजी में बरती जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ राइट बताना है, ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर ए है निजी व्यय अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हेतु किया जाता है, बी है सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य होता है अधिकतम, सी है ए तथा बी दोनों। तो यहाँ पे ए तथा बी दोनों हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, आय के साधन अधिक लोचदार होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए निजी व्यक्तियों के लिए, बी है सरकार के लिए, सी है ए तथा बी दोनों के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आय के साधन अधिक लोचदार किसके लिए होते हैं? सरकार के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, लोक वित्त अर्थव्यवस्था तथा राजनीति शास्त्र की विभाजन रेखा पर स्थित यह कथन किसका है या किसने कहा है? तो किसने कहा है? डाल्टन ने कहा है। किसने कहा है? डाल्टन ने। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर से सामाजिक वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वस्तु के संबंध में यह कैसी होती है? ऑप्शन ए है अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है, बी है अपवर्जन का सिद्धांत लागू नहीं होता है, सी है एक सीमा तक अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है, डी है उपयुक्त सभी सत्य है असत्य है। तो सामाजिक वस्तु के संबंध में क्या है? यह अपवर्जन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। सेकंड, जिस वस्तु पर अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है वह वस्तु कैसी होती है? तो निजी वस्तु होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, जब किसी वस्तु के लिए ए तथा बी समान कीमत अदा करते हैं तब वो वस्तु होती है कैसी वस्तु होती है? निजी वस्तु होती है। कैसी वस्तु होती है? निजी वस्तु है। 4th क्वेश्चन है, जो वस्तु उपभोक्ताओं के अधिमान में हस्तक्षेप पर आधारित होती है वह कैसी वस्तु होती है? मेरिट वस्तु होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सरकार जिन वस्तुओं के उपभोग को समाज के लिए हानिकारक समझकर उनके उपभोग को हतोत्साहित करती है वे वस्तुएं कैसी होती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, गैर मेरिट वस्तुएं होती हैं। 6th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन ए है निजी वस्तुओं के संबंध में अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है, बी है सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन सरकार द्वारा किया जाता है, सी है मेरिट आवश्यकताओं की संतुष्टि सरकार की नीतियों पर आधारित होती है और डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका
क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये तीनों जो सेंटेंस आपके वाक्य जो है या ऑप्शन जो है ये राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर से। हाँ, यहाँ पर आपका नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया था? तो डाल्टन ने किया था। किसने किया था? डाल्टन ने किया था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, सार्वजनिक व्यय का मुख्य उद्देश्य देश के उत्पादन साधनों को इस प्रकार लगाने से होता है जिससे अधिकतम आर्थिक कल्याण प्राप्त किया जा सके। यह कथन किसका है? तो किसका है? डाल्टन का है। किसका है? डाल्टन का। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है केवल करारोपण से, बी है केवल व्यय से, सी है केवल सार्वजनिक व्यय से, डी है करारोपण तथा सार्वजनिक व्यय दोनों से। तो यहाँ पे आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, करारोपण तथा सार्वजनिक व्यय दोनों से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, सम सीमांत उपयोगिता नियम जो है अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का आधार होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पीगू से संबंधित है? तो पीगू ने क्या दिया है? अधिकतम कुल कल्याण का सिद्धांत किसने दिया है? पीगू ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बाजार विफलता से रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चन यहाँ पे बताए जाएंगे। तो बाजार विफलता से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या है? फर्स्ट है क्वेश्चन है, बाजार विफलता का कारण क्या होता है? तो बाजार विफलता का कारण क्या है? इसमें ए दिया है बाजार की पूर्णताएं, बी है बाजार की अपूर्णताएं, सी है उपयुक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बाजार विफल कब होता है? जब अपूर्णताएं होती हैं, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं वो पूर्ण नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो सेकेंड है, बाजार विफलता से तात्पर्य बाजार की वह क्रिया है जिसमें क्या होता है? सर्वोत्तम निष्पादन संभव नहीं होता है, बी है संसाधनों का कुशल आवंटन नहीं होता है, सी है अपूर्णताएं विद्यमान होती हैं। तो इन सब के कारण ही हमारा बाजार जो है विफल हो जाता है, मार्केट जो हो विफल हो जाता है, सफल नहीं हो पाता, सक्सेस नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इनमें से सभी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, बाजार विफलताओं का स्रोत नहीं है, नहीं पूछा है। तो यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता जो है बाजार विफलताओं का स्रोत नहीं है। बाकी बाजार विफलताएं कब होती हैं? कि अपूर्ण प्रतियोगिता होती है, बाह्यताएं होती हैं, अपूर्ण जानकारी होती है, तो वहाँ पर बाजार विफलता होना संभव होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बाजार विफलता का कारण क्या बनती हैं? तो क्या कारण बनती हैं? ऑप्शन ए हानिकारक बाह्यताएं, बी है लाभदायक बाह्यताएं, सी है लोक वस्तुएं और डी है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा, बाजार विफलता का ये सब कारण बनती है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गतिशील बनाने में सरकार किस नीति उपकरण का सहारा लेती है? तो किस नीति उपकरण का सहारा लेती है? ऑप्शन ए है राजकोषीय नीति, बी है मौद्रिक नीति। तो ये दोनों इन दोनों का सहायता लेती है। तो ऑप्शन नंबर बी सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। सेकंड क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। यहाँ पे आप सही कथन चुनना है, आपको यहाँ पे बताना है कि सही कथन क्या होगा। ऑप्शन ए है सार्वजनिक व आर्थिक विकास में सहायक होता है, बी है ये आपका सही है। ठीक है, ये आपका सही है। बी है मंदी के समय अतिरेक का बजट बनाया जाना चाहिए, ये आपका गलत है। ठीक है, थर्ड है सी, आधुनिक युग में आर्थिक विकास में सरकार की भूमिका घट गई है, यह भी आपका गलत है। डी है भारत में सरकारी व्यय को वित्त आयोग द्वारा नियंत्रित करता है, ये भी आपका गलत है। तो आपको सही कथन चुनना था, तो आपका सही कथन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। सही इज कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक व्यय आर्थिक विकास में सहायक होता है। थर्ड क्वेश्चन है, सड़कों, रेलमार्गों, दूरसंचार सेवाओं, विद्युत आदि सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय से कौन सी प्रगति होती है? तो कौन सी प्रगति होती है? ऑप्शन ए है आर्थिक, बी है सामाजिक, सी है विकास की गति, डी है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है क्या होता है? इनकी प्रगति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चल के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मौद्रिक नीति का संबंध क्या होता है? ऑप्शन ए है मुद्रा की पूर्ति से, बी है साख की पूर्ति से, सी है मुद्रा एवं साख पूर्ति से और डी है मुद्रा की मांग से। तो मौद्रिक नीति का संबंध दोनों से होता है, मुद्रा से भी होता है, साख से भी होता है। तो मुद्रा एवं साख की पूर्ति से है। फिफ्थ क्वेश्चन है, मंदी के समय वांछित है, मंदी के समय क्या वांछित होता है? तो ऑप्शन ए है अतिरेक बजट, बी है संतुलित बजट, सी है घाटे का बजट, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, घाटे का बजट। सिक्स क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति
मुद्रास्फीति बढ़ने का कारण है अनुपादिक व्यय का, तो ऑप्शन नंबर ए बी इज राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ना। ठीक है, मुद्रास्फीति बढ़ने का क्या कारण होता है? अनुपादिक व्यय का बढ़ना ही मुद्रास्फीति का बढ़ने का कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की प्रमुख विधि क्या होती है? ऑप्शन ए है बट्टे की दर नीति, बी है सुरक्षित कोष अनुपात, सी है मार्जिन रखने की विधि, डी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है राज्य की आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि का कारण क्या होता है? तो ऑप्शन ए है आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष सहभागिता, बी है जन कल्याणी कार्यों में वृद्धि, सी है गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन हेतु प्रयास करना, डी है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ये आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट यहाँ पे आपका नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी के कल्याण के लिए किया जाने वाला व्यय क्या क्या कहलाता है? तो यह कैसा व्यय कहलाता है? सार्वजनिक व्यय कहलाता है। ठीक है, तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री सार्वजनिक व्यय को कैसा मानते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, न्यूनतम रखने के पक्षधर थे। थर्ड है, निर्धनों के लिए निःशुल्क चिकित्सा, शिक्षा, आवास एवं भोजन पर किया गया व्यय किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? तो किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? तो समान वितरण का सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि जब सार्वजनिक व्यय बढ़ते हैं तो जनता को इसका बोझ किस रूप में उठाना पड़ता है? तो किस रूप में उठाना पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज कर, बी है शुल्क, सी है विभिन्न सेवाओं के मूल्य में वृद्धि और डी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, पंप प्राइमिंग व्यय का आशय होता है क्या आशय होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अल्प मात्रा में किया जाने वाला व्यय ही पंप प्राइमिंग का आशय होता है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, अर्थ विकसित देशों के लिए आप किसे सबसे उपयुक्त सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत मानेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, समान वितरण सिद्धांत ही सबसे अच्छा सिद्धांत होगा। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन है, फिडेले सिराज द्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक व्यय के नियम में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। यह लोच का नियम जो है किसमें सम्मिलित नहीं है? फिडेले सिराज के प्रस्तुत सार्वजनिक व्यय में सम्मिलित नहीं है। बाकी मितव्ययता का नियम, स्वीकृति का नियम, आधिक्य का नियम, यह सब सार्वजनिक व्यय में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? लोक व्यय का उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बी है आर्थिक उच्चावचनों पर नियंत्रण करना, सी है क्षेत्रीय विकास की असमानता में कमी, डी है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इनमें से सभी इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर से देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका लोक व्यय। लोक व्यय चैप्टर से है, लोक व्यय का उत्पादन पर पड़ता है कैसा प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष प्रभाव, दूसरा है बी है अप्रत्यक्ष प्रभाव, सी है उपयुक्त दोनों, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोक व्यय का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, ए तथा बी दोनों हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, लोक व्यय की वह व्यवस्था सर्वोत्तम है जो कि आय की समानता को दूर करने में अत्यंत शक्तिशाली प्रवृत्ति रखती है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो किसका है? डाल्टन का है। किसका है? डाल्टन का। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, सभी के कल्याण पर किया जाने वाला व्यय कहलाता है कैसा कहलाता है? सार्वजनिक व्यय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पे, सरकार की गैर कर आय का एक मुख्य स्रोत कौन सा होता है? ऑप्शन ए है फीस, बी है लाइसेंस तथा परमिट। तो यहाँ पे सी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, कर तथा जुर्माना दोनों ही अनिवार्य भुगतान है परंतु दोनों में अंतर होता है। किसमें अंतर होता है? इनकी वसूली में अंतर होता है, इनके उद्देश्य में अंतर होता है, इनकी प्रकृति में अंतर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो कर तथा जुर्माना दोनों ही अनिवार्य भुगतान है परंतु दोनों के उद्देश्य जो हैं अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनके उद्देश्य में अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? जनहित सेवा की प्राप्ति के बदले में किया गया भुगतान निम्न में से क्या होता है? तो क्या होता है? फीस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर से। नेक्स्ट कर
चैप्टर का नाम कर है। कर से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। कर एक क्या है? ऐच्छिक भुगतान है, अनिवार्य भुगतान है, एक कानूनी भुगतान नहीं है, इनमें से सभी नहीं हो सकता। कर एक क्या है? अनिवार्य भुगतान है। क्या है? अनिवार्य भुगतान है, ठीक है, जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर का उद्देश्य नहीं है? अब यहाँ कर का उद्देश्य नहीं पूछा है, तो ऑप्शन ए है धन वितरण की असमानता दूर करना, बी है आय में पर्याप्त वृद्धि करना, सी है आर्थिक असंतुलन बनाए रखना, डी है सामाजिक बुराइयों जैसे मादक वस्तुओं के उपभोग पर अंकुश लगाना। तो कर का उद्देश्य नहीं यहाँ पूछा है, तो आर्थिक असंतुलन बनाए रखना। असंतुलन, यहाँ देखिए असंतुलन, जब यहाँ संतुलन रहता तब तो ये सही रहता, लेकिन यहाँ नहीं है तो ये असंतुलन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, संकट काल में जब लोग अपनी इच्छानुसार सरकार को आर्थिक धनराशि उपलब्ध कराते हैं तब इसे क्या कहते हैं? उपहार कहते हैं। क्या कहते हैं? उपहार कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर से। अब यहाँ पे कर के प्रकार बताए गए हैं। प्रगतिशील कर का उद्देश्य क्या होता है? तो प्रगतिशील कर का उद्देश्य क्या होता है? त्याग का समान बंटवारा ही प्रगतिशील कर का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, प्रतिगामी कर वह है जो व्यक्ति की आय बढ़ाने पर घटना प्रतिशत होती है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, आय के असमान वितरण को कम किया जा सकता है कैसे? प्रगतिशील कर प्रणाली द्वारा कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोर्थ, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, आयकर पर सरचार्ज। फिफ्थ है, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? ऑप्शन ए आयकर, बी है निगम कर, सी है मृत्यु कर, डी है आयात निर्यात कर। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो आयात निर्यात कर जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? यहाँ पे प्रत्यक्ष कर नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए सीमा शुल्क, बी है निगम कर, सी है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, डी है वस्तु एवं सेवा कर। अप्रत्यक्ष कर नहीं पूछ रहा है, अप्रत्यक्ष कर, तो यहाँ निगम कर जो है अप्रत्यक्ष कर नहीं है, ये प्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है। सेवेंथ, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रगतिशील कर नहीं हो सकता? तो आयकर, निगम कर, उत्पाद कर, संपत्ति कर, इनमें से कौन सा नहीं हो सकता? तो संपत्ति कर जो है यह कर प्रगतिशील का उदाहरण नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट है एट्थ, आयकर की निम्न में से कौन सी प्रकृति होती है? तो ऑप्शन ए अनुपातिक, बी है प्रगतिशील, सी है प्रतिगामी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आयकर की प्रकृति कैसी होती है? प्रगतिशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ है, उत्पादन कर निम्न में से किस तरह का कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। टेंथ, उत्पादन कर प्रत्यक्ष लिखा है, प्रत्यक्ष कर कैसा कर है? तो ऑप्शन ए आयकर, उपहार कर, ये दोनों क्या है? प्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है। नेक्स्ट 11th है, अप्रत्यक्ष करों का विरोध किया जाता है क्योंकि यह समाज के निर्धन लोगों पर बोझ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। कर देय योग्यता का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री से संबंधित है? तो किस अर्थशास्त्री से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, एडम स्मिथ से। सेकंड क्वेश्चन है, न्यूनतम कुल त्याग के सिद्धांत का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो किसने किया था? एजवर्थ एवं कावर ने किया था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने न्यूनतम त्याग के सिद्धांत को करारोपण का अंतिम सिद्धांत कहा? तो किसने कहा? पीगू ने कहा। तो इससे रिलेटेड 2023-24 वाले PYQ में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आ भी चुके हैं, तो इन सब के सिद्धांतों को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, समान त्याग के सिद्धांत का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री ने किया? तो किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो JS मिल ने किया था। किसने किया था? JS मिल ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका? यहाँ पर अन्य बातों के समान रहने पर एक कर भार विक्रेताओं को अधिक वहन करना पड़ेगा जब वस्तु की मांग लोच हो, कैसी हो? अधिक लोच हो, ठीक है।
नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, पूर्ति और मांग की लोच बराबर होने पर कर भार कैसा होता है? सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्रेता तथा विक्रेता दोनों पर बराबर प्रभाव भार पड़ता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, यदि मांग पूर्णतः बेरोजगार है तब कर का संपूर्ण भार पड़ेगा, किस पर पड़ेगा? क्रेता पर पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, किसी वस्तु की पूर्ति की लोच जितनी अधिक होगी कर का भार उतना ही अधिक होगा। ठीक है। क्रेता पर उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, फॉल्स है? कौन सा फॉल्स है? तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका फॉल्स है। जब करारोपित वस्तु के स्थानापन्न उपलब्ध है तब उस स्थिति में कर भार क्रेताओं को सहन करना होगा। तो यह क्या है? असत्य है। बाकी तीनों जो ऑप्शन है ये सत्य हैं। तो सभी ऑप्शन एक बार पढ़ के ही किया करिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कर का भार क्रेताओं तथा विक्रेताओं पर समान रूप से डालने के लिए कौन सी दशा आवश्यक है? तो कौन सी दशा आवश्यक है? ई एस बराबर ई डी जो है यह दशा आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है 7th की कर का विवर्तन संभव नहीं होता है। कब नहीं होता है? प्रत्यक्ष करों में कर का विवर्तन संभव नहीं होता है। 8th है, यदि ईडी बराबर इनफाइनाइट तो ईएस बराबर 0 तब कर का क्या भार कैसा होगा? संपूर्ण भार विक्रेता पर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? संपूर्ण भार जो है वह विक्रेता पर पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है, कर विवर्तन प्रक्रिया है। कर विवर्तन कैसी प्रक्रिया है? काराघात से कारापात तक जाने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, कर का अंतिम भार जिसे टाला नहीं जा सकता कहलाता है, क्या कहलाता है? कारापात कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, करारोपण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो किस पर पड़ता है? ऑप्शन ए है व्यक्ति के बचत करने की क्षमता पर, बी है व्यक्ति के बचत करने की योग्यता पर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ए तथा बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। सेकंड आपका क्या कह रहा है? मादक वस्तुओं पर कर लगने से लोगों की कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। कैसा पड़ता है? अनुकूल पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। करारोपण के अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है? मुद्रास्फीति के समय किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। करारोपण में विस्तार किया जा सकता है। ठीक है। 5th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? असत्य है। तो यहाँ असत्य पूछ रहा है तो बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर आय एवं संपत्ति के वितरण की असमानताओं को बढ़ाते हैं, यह आपका असत्य कथन है। 6th क्वेश्चन है, कौन सा घटक करारोपण से प्रभावित होता है? तो ऑप्शन ए है उत्पादन, बी है उपभोग, सी है वितरण। ये सभी क्या हो जाएंगे? प्रभावित होते हैं किससे? करारोपण से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रगतिशील करों से क्या होता है? आय की असमानता घटती है। कैसी घटती है? असमानता घट जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, कर एक अच्छी प्रणाली में कौन सा गुण होना चाहिए? कर एक अच्छी कर प्रणाली में कौन सा गुण होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है समानता, बी है निश्चितता, सी है अमितव्यता, डी है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी एक अच्छी कर प्रणाली में होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड है, कर एक विशेषता नहीं है। कर की विशेषता नहीं है यहाँ पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। कर और लाभ का अनुपातिक संबंध इसकी विशेषता नहीं है। बाकी कर एक अनिवार्य भुगतान है, कर एक कानूनी व्यवस्था है, कर से प्राप्त आय समाज के हित पर व्यय की जा सकती है, यह कर की विशेषता होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे नेक्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। यह क्या? आर्थिक विषमताओं को बनाए रखना राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सार्वजनिक व्यय के स्वरूप हैं। कैसा है?
क्षतिपूरक व्यय है, समुद्दीपन व्यय है, या दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं पूछा है, तो ऑप्शन ए है सार्वजनिक ऋण, बी है बजट नीति, सी है सार्वजनिक व्यय, डी है बैंक दर। तो क्वेश्चन नंबर 3 राजकोषीय नीति का उपकरण कौन सा नहीं है, बैंक दर इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विवेकशील राजकोषीय नीति के उपकरण नहीं है, कौन से हैं, बजट नीति, कराधान, सार्वजनिक ऋण, ये सभी क्या हैं, एक विवेकशील राजकोषीय नीति के उपकरण नहीं है। 5th है, स्फीति काल में अपनाई जाती है, क्या अपनाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, नकारात्मक क्षतिपूरक व्यय स्फीति काल में अपनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे नेक्स्ट चैप्टर से देखते हैं। तो यहाँ पे भारत में बजट यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट प्रक्रिया का प्रारंभ किस माह में वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमान पत्र भेजने से होता है, तो किस माह में होता है, तो जुलाई से अगस्त में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, भारत में बजट सामान्यतः कब प्रस्तुत किया जाता है, तो फरवरी के प्रथम सप्ताह में किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, बजट के साथ कौन सा विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो कौन सा, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक, ये दोनों प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 5th है, सरकारी बजट का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं होता है, तो आय एवं संपत्ति का पुनः वितरण, दूसरा है आर्थिक स्थिरता, या क्या होता है कि सरकारी बजट का मुख्य उद्देश्य जो है उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बजट का सरकार की किस बात का विवरण होता है, तो ऑप्शन ए इज प्रत्याशित व्यय, बी है प्रत्याशित आय, तो ये दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, सरकारी बजट की अवधि क्या होती है, तो 1 वर्ष होती है। कितनी होती है, 1 वर्ष होती है, सरकारी बजट की अवधि 1 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, सरकारी बजट का प्रस्तुत करता है, तो क्या प्रस्तुत करता है, ऑप्शन ए है सरकार के वित्तीय वर्ष का निष्पादन, बी है आगामी वर्ष का निष्पादन, सी है आगामी वर्ष के कार्यक्रम, डी है इनमें से सभी, तो इनमें से सभी इज राइट आंसर हो जाएगा। 9th है, सार्वजनिक बजट का निर्माण कौन करता है, तो कौन करता है, तो वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है, वित्त मंत्रालय करता है। 10th है, भारत का वित्तीय वर्ष क्या होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यह भारत का वित्तीय वर्ष होता है, इसी के अकॉर्डिंग हमारा सब कुछ चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि भारत में वित्तीय नियंत्रण का प्रमुख साधन कौन है, तो संसद है। कौन है, संसद है। 12th है, बजट के लिए कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो बजट संतुलन आवश्यक तत्व नहीं है। 13 है, बजट ब्यौरा होता है, क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सरकार की आय व्यय का बजट ब्यौरा होता है। 14 क्वेश्चन है, बजट में यदि आगमन तथा व्ययों की राशि समान नहीं होती तब उसे क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन ए है घाटे का बजट, और बी अधिक का घटक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ए तथा बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में कौन सा कर केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है, तो ऑप्शन ए है आयकर, बी है निगम कर, सी है कृषि आयकर, डी है ए और बी दोनों। तो यहाँ पे सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता, तो कृषि आयकर जो है सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, शराब पर उत्पादन कर किसके द्वारा लगाया जाता है, तो किसके द्वारा लगाया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, राजस्व प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ हैं जिनमें सरकार की क्या होती है, परिसंपत्तियों में कमी नहीं होती है, बी है परिसंपत्तियों में कमी होती है, सी है कोई देयता उत्पन्न नहीं होती है, और डी है ए तथा सी दोनों। तो ए तथा सी दोनों होगा, यहाँ बी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास व्यय नहीं है, तो कौन सा विकास व्यय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ब्याज के भुगतान पर व्यय जो है विकास व्यय नहीं है। बाकी सड़क और चिकित्सा व्यय पर व्यय, बिजली उत्पादन पर व्यय, सड़क निर्माण पर व्यय, ये विकास का व्यय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सरकार की गैर कर आय का एक मुख्य स्रोत कौन सा होता है, तो ऑप्शन बी ए है फीस, बी है लाइसेंस एवं परमिट, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है 6, पूंजीगत प्राप्तियां वे मौद्रिक प्राप्तियां हैं जिनसे सरकार की, ऑप्शन ए है देयता उत्पन्न होती है,
बी है देयता उत्पन्न नहीं होती है, सी है परिसंपत्तियां बढ़ती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी 6 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, देयता उत्पन्न होती है। 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां कौन सी हैं? तो ऑप्शन ए है ऋणों में वसूली, बी है उधार एवं अन्य देयता है, सी है विनिवेश, डी है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इज राइट आंसर। 8th है राजस्व वह व्यय है जिसके फलस्वरूप क्या होता है, सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं हो सकता है, यह राजस्व व्यय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है निम्नलिखित में से कौन विकासेतर व्यय नहीं होता है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, नहरों के निर्माण पर व्यय जो है विकासेतर व्यय नहीं होता है। बाकी बेरोजगारी भत्ता, देश की सुरक्षा पर व्यय, वृद्धावस्था पेंशन, यह विकासेतर व्यय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय सरकार द्वारा सर्वाधिक व्यय निम्नलिखित में से किस मद में किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? ब्याज अदायगी में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर से देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? सॉरी, ये आपका फिर से रिपीटेशन हो गया ये पेज। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है, राज्य सरकारों के आगमन में परंपरागत कर क्या है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, भू लगान है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? तो संपत्ति कर जो है ये राज्य द्वारा नहीं लगाया जाता है। थर्ड है बिक्री कर को किस से प्रतिस्थापित किया जाता है? तो मूल्यवर्धित कर से प्रतिस्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकारों का कर नहीं है? कौन सा राज्य सरकारों का कर नहीं है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, आयकर या सरकारों का कर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकारों का कर जो है आयकर नहीं होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है राज्यों के गैर कर आय का स्रोत नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है शिक्षण शुल्क, बी है ब्याज की प्राप्ति, सी है वस्तु एवं सेवा कर, डी है चिकित्सा शुल्क। तो यहाँ पे आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा, सेवा एवं वस्तु कर जो है यह राज्यों के गैर आयकर का स्रोत नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन है जीएसटी में समावेशित राज्य सरकारों का कर क्या होता है? ऑप्शन ए है मनोरंजन कर, बी है विलासिता कर, सी है प्रवेश कर, डी है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है जीएसटी में समावेशित राज्य सरकार के कर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। राज्यों की कुल प्राप्तियों में सम्मिलित होता है, क्या सम्मिलित होता है? ऑप्शन ए है राजस्व प्राप्तियां, बी है पूंजीगत प्राप्तियां। तो ये तथा बी दोनों हो जाएंगी। 8th क्वेश्चन है राज्य सरकारों को आय में निम्नलिखित में से किसका योगदान सबसे अधिक रहा? तो राज्य सरकारों का अपना कर सबसे अधिक योगदान रहा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है भारत में कर जांच आयोग की नियुक्ति सर्वप्रथम कब की गई थी? तो 1953 में की गई थी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है भारत कर प्रणाली में सुधार हेतु वर्ष 1956 में निम्नलिखित में से किसे आमंत्रित किया गया था? तो किसे किया गया था? निकोलस काल्डोर को आमंत्रित किया गया था। थर्ड क्वेश्चन है वांचू कर जांच समिति का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1970 में किया गया था। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है वर्ष 1991 में भारत में जिस कर सुधार समिति का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो राजा जे चलैया थे। कौन थे? राजा जे चलैया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। सिक्स्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कर जीएसटी में समाहित नहीं है? तो मूल सीमा शुल्क यह जीएसटी में समाहित नहीं है। 7th क्वेश्चन है जीएसटी में समाहित कर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, सेवा कर। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर से देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर संघीय सूची में नहीं है? तो संघीय सूची में यहाँ पे नहीं है बता रहा है, तो निगम कर जो है संघीय सूची में नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र द्वारा लगाए वह वसूले जाते हैं और उनका वितरण केंद्र एवं राज्य के बीच किया जाता है? तो ऑप्शन ए है निगम कर, बी है आयकर को छोड़कर आयकर, कृषि आय को छोड़कर आयकर, सी है वस्तु एवं सेवा कर, डी है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है यह क्या होते हैं? केंद्र एवं राज्यों के बीच लगाए गए कर होते हैं। ठीक है, थर्ड है निम्नलिखित में से कौन कर राज्य सरकारों द्वारा संग्रहित नहीं किया जाता? तो कौन सा नहीं किया जाता है? तो निगम कर जो है राज्य सरकारों द्वारा संग्रहित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के कार्यों में शामिल है, कौन शामिल है? तो ऑप्शन ए है करों में से निवल प्राप्तियों का आवंटन, बी है आर्थिक अनुदानों से संबंध सिद्धांतों का निर्माण करना, सी है केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के परस्पर वित्तीय संबंध, डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, अब तक भारत में कितने वित्त आयोग की नियुक्ति की जा चुकी है? तो कितने? 15 की जा चुकी है। कितने की जा चुकी है? 15। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, भारत में केंद्र से राज्यों की ओर वित्तीय संसाधनों का हस्तांतरण किस आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करता है? तो किस पर करता है? वित्त आयोग पर करता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एन.के. सिंह थे। कौन थे? एन.के. सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है? तो 280 के अंतर्गत। ठीक है। तो यहाँ आपका PYQ इन सब से रिलेटेड PYQ में भी क्वेश्चंस आए हैं, पूछे गए हैं, तो आप लोग एक बार ज़रूर PYQ एनालिसिस करिएगा। PYQ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट BA इकोनॉमिक्स 4th सेमेस्टर मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस के प्लेलिस्ट में मैंने PYQ दोनों साल के 2023-24 दोनों साल के मैंने प्रोवाइड कराए हैं। उसमें आपके 90% जो है क्वेश्चंस एक दूसरे से बुक के कंटेंट से मैच किए हुए हैं और एक दूसरे से आए हुए हैं। ठीक है। तो आपका 2023 में पूछा गया वो 24 में भी आया है, और 2023-24 में जो पूछा है वो 2025 में भी डेफिनेटली आएगा। पॉसिबिलिटी 100% है। आपका ये 100% मैं गारंटी लेती हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छा जाएगा, अगर ये पूरे पेपर को एनालिसिस कर लेते हैं वीडियो देखकर, और इस वीडियो को पूरा क्वेश्चन आंसर इसका देख लेते हैं, तो आप एकदम 100% गारंटी है कि आपका अच्छा स्कोर होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहीं पे 6th है, तो 15वें वित्त आयोग ने राज्य की आवश्यकताओं के निर्धारण के लिए किस वर्ष की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया? तो 2011 के जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया। 7th क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाजित पूल में से राज्यों की कर की लंबवत हिस्सेदारी की सिफारिश की कितनी? तो 41% की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर से, जो कि आपका लास्ट चैप्टर होने वाला है इसके बाद फिर ये आपका मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस का पूरा आपके चैप्टर के बुक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। बस यही आप एक वीडियो पढ़ लीजिए, आपका पूरा का पूरा आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिला पंचायतों द्वारा न लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है भवन कर, बी है सेवा कर, सी है विज्ञापन कर, डी है इनमें से सभी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, स्थानीय निकायों की आय का स्रोत है, क्या है? ऑप्शन ए है राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान, बी है बाजारों तथा मेलों पर कर, सी है तीर्थयात्री कर, इनमें से सभी ये हो जाएंगे स्थानीय निकायों के कर होते हैं। ठीक है, ये सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। थर्ड है, स्थानीय सरकारों में शामिल है, तो ऑप्शन ए नगर निगम, बी है नगर क्षेत्र समिति, सी है छावनी बोर्ड, डी है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कर स्थानीय निकायों द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो ऑप्शन ए है गृह कर, बी है वस्तु एवं सेवा कर, सी है जल कर, डी है चुंगी एवं सीमांत कर। तो कौन सा कर स्थानीय निकायों द्वारा नहीं लगाया जाता? तो वस्तु एवं सेवा कर जो है वह स्थानीय निकायों द्वारा नहीं लगाया जाता, बाकी ये तीनों लगाए जाते हैं। 5th क्वेश्चन है, स्थानीय निकायों के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो ऑप्शन ए है राज्य करों में से अंशदान, बी है राज्य करों से प्राप्त अनुदान, सी है दोनों ए तथा बी दोनों। ठीक है। तो आपका 5th का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन बनकर आएगा। ये पूरे के पूरे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर थे, और आप अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों को शेयर करिए, और आपके जो जूनियर्स होंगे उन्हें भी बता दीजिए कि सेकेंड सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स के भी आपके MCQ बनकर क्वेश्चन पेपर आपका आएगा, और इम्पॉर्टेंट MCQ के साथ साथ आपको यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।